कभी आपने सोचा है कि जब सरकार योजनाएं बनाती है तो उसे कैसे पता चलता है कि किसको क्या जरूरत है, किसे कितना आरक्षण चाहिए, कौन सी जाति सबसे पिछड़ी है या फिर कौन सी जाति सरकारी योजनाओं से वंचित रह गई। असल में इस सारे गणित का आधार होता है जनगणना। हर 10 साल में एक बार भारत की आबादी की गिनती होती है, लेकिन एक चीज है जो पिछले 90 साल से उस गिनती से बाहर रही है, जाति। हाँ, आपने सही सुना, भारत में 1931 के बाद से पूरी जातिगत जनगणना नहीं हुई है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जातिगत जनगणना को केंद्र की आधिकारिक नीति का हिस्सा बनाने का फैसला। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति, सामाजिक न्याय और नीतियों को नया आकार देने वाली ऐतिहासिक पहल है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी जैसे तमाम वरिष्ठ मंत्री बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार अब जातिगत आंकड़ों को आधिकारिक जनगणना का हिस्सा बनाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है, अब तक क्यों नहीं हुई जातिगत जनगणना? क्यों इतने सालों से इस विषय को टाला गया? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1931 आखिरी बार जब भारत में जाति के हिसाब से पूरी जनगणना हुई थी। उसके बाद देश आजाद हुआ। फिर 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन उसमें जातिगत आंकड़े छोड़ दिए गए। क्यों? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि जातिगत आंकड़ों को दोबारा गिनना भारत को और बांट सकता है, समाज में विभाजन और गहरा कर सकता है। बस फिर क्या था, SC/ST की गिनती तो होती रही, लेकिन OBC, EBC और बाकी जातियों को छोड़ दिया गया। समय बदला, देश आगे बढ़ा, लेकिन जाति का सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहा। फिर आई 2011 की SECC सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। UPA सरकार ने ये कराया, लेकिन आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं हुए, क्योंकि डेटा में गड़बड़ियां थीं, डुप्लीकेशन था और तकनीकी खामियां भी। इसी बीच बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपनी अपनी जातिगत जनगणनाएं शुरू की। बिहार के आंकड़े सामने आए, पता चला कि राज्य में OBC और EBC की कुल आबादी 63% से भी ज्यादा है। अब जरा सोचिए, अगर एक राज्य में इतनी ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर इनका डेटा इकट्ठा करना जरूरी नहीं? और यहीं से फिर उठी मांग, जातिगत जनगणना की। आरक्षण की समीक्षा करनी है, नीतियों को प्रभावशाली बनाना है, तो बिना डेटा के कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है, अगर आप OBC को आरक्षण देना चाहते हैं तो उसके लिए वैज्ञानिक डेटा होना चाहिए। अब आइए जानते हैं यह फैसला क्यों अहम है। पहला कारण, सटीक प्रतिनिधित्व। जातिगत आंकड़े बताएंगे कि कौन सी जाति कहाँ खड़ी है, कहीं कोई वर्ग शिक्षा, नौकरी या स्वास्थ्य से वंचित तो नहीं। दूसरा कारण, आरक्षण की पारदर्शिता। अभी OBC आरक्षण 27% है, लेकिन क्या OBC की आबादी सिर्फ 27% है या कहीं ज्यादा? जानना जरूरी है। तीसरा कारण, नीतियों की दिशा तय करना। सरकार को योजना बनाते समय पता चलेगा कि किन जातियों को किस तरह की मदद चाहिए। चौथा कारण, भ्रम और अफवाहें दूर होंगी। अभी OBC की संख्या को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं। कोई कहता है 40%, कोई कहता है 50%, कोई 70%। जब तक आधिकारिक आंकड़े नहीं होंगे, तब तक न आरक्षण सही चलेगा, न योजनाएं। लेकिन इसमें खतरे भी हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जातिगत जनगणना से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, जातिगत पहचान और गहरी हो सकती है। राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर कर सकते हैं। परंतु ज़मीनी हकीकत ये भी है कि जब तक हम अपनी असल स्थिति नहीं जानेंगे, तब तक समाज में न्याय कैसे होगा? पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रमुख पूनम मुत्तरेजा कहती हैं, भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक पहुंच में जाति बड़ी भूमिका निभाती है। बिना डेटा के हम असमानता को दूर नहीं कर सकते। तो अब आगे क्या? सरकार ने फैसला तो कर लिया है, अब देखना ये होगा कि जनगणना की प्रक्रिया कब शुरू होगी। क्या ये 2026 तक होगी? और क्या सरकार इस बार जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक भी करेगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक जनगणना नहीं होगी, बल्कि एक नई सामाजिक आर्थिक क्रांति की शुरुआत होगी।
जहां योजनाएं होंगी डेटा के आधार पर, जहां न्याय होगा संख्या के मुताबिक और जहां हर तबका पाएगा अपना वाजिब हक। क्या जातिगत जनगणना भारत को एक नई दिशा दे सकती है या ये एक नई बहस की शुरुआत है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।